हेलो दोस्तों, रियल अकेडमी में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड घंटी के बेल आइकन को दबा दें ताकि आप आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों हम साइंस के टॉप 1000 क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें से हमारा ये पार्ट 3 है। दोस्तों, इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा था। दोस्तों, जिन लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है वो हमारे चैनल पर विजिट करके प्ले लिस्ट में जाकर पार्ट 1 और 2 को देख सकते हैं। दोस्तों, ये हमारी इस साइंस के टॉप 1000 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इसके आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोटेशियम। दोस्तों, जो हृदय जो होता है उसकी धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम आवश्यक होता है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? व्यतिकरण का, अपवर्तन का, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, ध्रुवन का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्णांतरिक परावर्तन का। दोस्तों, जो पूर्णांतरिक परावर्तन का प्रयोग जो है वो ऑप्टिकल फाइबर के रूप में किया जाता है। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाते हैं? केवल ध्रुवों के, केवल प्रिज्मों के, केवल हीरो के, या सभी पारदर्शी माध्यम के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी पारदर्शी माध्यम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। दोस्तों, जो डायनेमो जो होती है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, और जो विद्युत मोटर जो होती है वो विद्युत मोटर जो होती है वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? दोस्तों, जो लेजर है उसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थियोडोर मेमन। दोस्तों, जो थियोडोर मेमन जो इसने लेजर का आविष्कार किया था। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और कब? तो दोस्तों, जो नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नोरियो टानीगुची। दोस्तों, जो नोरियो टानीगुची जो है उसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था 1974 में, यानी कि 1974 में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नाइट्रोजन युक्ति से होता है नाइट्रोजन मुक्ति से होता है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि, या स्थलमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि, स्थलमंडल एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित, या नाइट्रिक कारक बैक्टीरिया का विनाश? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्थलमंडल एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? दोस्तों, शक्कर जो होती है उसकी किण्वन से क्या बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इथाइल एल्कोहल। दोस्तों, शक्कर के किण्वन से जो है वो इथाइल एल्कोहल बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? शुष्क पत्ती से, शुष्क तने से, शुष्क बीज से, शुष्क पुष्प कली से? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शुष्क पुष्प फली से। दोस्तों, जो लौंग जो होती है वो शुष्क पुष्प फली से प्राप्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूस्थिर उपग्रह का क्रांतिकाल परिभ्रमण का समय कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24 घंटे। दोस्तों, जो भूस्थिर उपग्रह जो होता है उसका परिभ्रमण काल 24 घंटे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वायुमंडल पृथ्वी से क्यों जुड़ा रहता है? पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, विभिन्न गैसों की उपस्थिति के कारण, या वायुमंडल की संरचना के कारण? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पृथ्वी के गुरुत्व के कारण। दोस्तों, जो वायुमंडल जो है वो पृथ्वी के गुरुत्व के कारण जुड़ा होता है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष यान से बाहर कोई वस्तु गिराने पर वे वस्तु सतह पर गिर जाएगी, स्थिर बनी रहेगी, अंतरिक्ष यान की गति का अनुसरण करेगी, स्पर्श रेखा से दूर हो जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंतरिक्ष यान की गति का अनुसरण करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंतरिक्ष यान की अनुसरण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण है उसका
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि न्यूटन ने। दोस्तों जो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो न्यूटन ने दिए थे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दक्षिणी ध्रुवीय शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम है? दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण यमुनोत्री, अंटार्कटिका या गोदावरी? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि दक्षिण गंगोत्री, यानी कि दक्षिण ध्रुवीय शोध के लिए जो स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम है क्या? तो इसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी यानी कि समुद्र विज्ञान का संस्थान गोवा में, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस यानी कि समुद्र सूचना सेवाओं का भारतीय राष्ट्रीय केंद्र हैदराबाद में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी समुद्री व्यापार का राष्ट्रीय संस्थान चेन्नई में, या अंटार्कटिका स्टडी सेंटर अंटार्कटिका अंटार्कटिक अध्ययन केंद्र बेंगलुरु में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो गलत है, बाकी सारे दिए हुए जो वो सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तु पृथ्वी को आकर्षित होती है? आर्यभट्ट ने, 12 बुद्धगुप्त ने या ब्रह्मगुप्त ने? तो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि ब्रह्मगुप्त। दोस्तों जो आर्यभट्ट से पहले ही ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था कि पृथ्वी को वस्तु आकर्षित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आंतरिक यात्री निर्वात में सीधे खड़ी नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आंतरिक जो होता है इसमें गुरुत्व नहीं होता है, इस कारण से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गुरुत्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी दुगनी हो जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब जितना है उसका दोगुना हो जाएगा, अब जितना है उसका 4 गुना हो जाएगा, या अब जितना है उसका चौथा भाग हो जाएगा, या अब जितना है उसका आधा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जो अब जितना होगा ना उसका चौथा भाग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। किसी पिंड का भार, दोस्तों कोई पिंड है और किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सबसे जगह समान होता है, ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। सही आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों किसी पिंड का जो भार होता है वो ध्रुव जो होती है इस पर सर्वाधिक होता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग सेकंड के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 29.4 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारहीनता होती है। दोस्तों भारहीनता जो किसकी स्थिति में होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों जो भारहीनता जो होती है वो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटे गति से घूमती है। हम इस तेज गति को अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि पृथ्वी के आकार की अपेक्षा में हम बहुत छोटे हैं। अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण हमें प्रति। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होता है कि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति जो होती है वो शून्य होती है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से क्या कौन परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य रहेगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वस्तु का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव के द्वारा, रडार के द्वारा, सोनार के द्वारा, पल्सर के द्वारा? आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो कृत्रिम उपग्रह है जो डॉपलर प्रभाव के द्वारा सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही होती है, यानी से आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो भार अधिक मालूम पड़ता है। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लोलक की कालावधि द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, या तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है? दोस्तों लोलक की जो कालावधि होती है वो उसके लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में श्वेत हो जाती है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में श्वेत हो जाती है क्योंकि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं,
या कुंडली में घर्षण होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। दोस्तों जो गर्मी के दिन जब आते हैं तो जो घड़ी लोलक घड़ी होती है उसकी लंबाई बढ़ जाती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, एक लड़की उस लड़की के खड़े हो जाने पर दुल्हन का आवर्तकाल, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि कम हो जाएगा। दोस्तों जब भी लड़की खड़ी हो जाएगी तो उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि शीतकाल में। दोस्तों जो ठंड के दिन होते हैं उसमें पेंडुलम घड़ी तेजी तीव्र गति से चलती है, तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दोस्तों आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का फलन वेग है। दोस्तों पृथ्वी जो है उसका फलन वेग कितना है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। दोस्तों पृथ्वी जो है वो पृथ्वी का फलन वेग जो है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यदि इस वेग से किसी वस्तु को फेंकते हैं, इस वस्तु किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वो पृथ्वी पर वापस नहीं आती है बल्कि ऊपर ही चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जली तो बिजली का खर्च कितना होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1 इकाई। दोस्तों अगर 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो इसका बिजली का खर्च क्या होगा, तो इसका बिजली खर्च होगा 1 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रिपीट हो गया सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। दोस्तों 1 किलोवाट घंटा जो है तो उसका मान कितना होता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। दोस्तों 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, संपूर्ण विद्युत खर्च कितनी होगी, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक मकान में 2 बल्बों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है, तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि मंद रोशनी वाले बल्ब में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती। 50% ऊष्मा की हानि होती है, 30% ऊष्मा की हानि होती है या 80% ऊष्मा की हानि होती है, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। दोस्तों जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब उसमें ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विद्युत मोटर। दोस्तों जो विद्युत ऊर्जा जो होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है वो विद्युत मोटर बदलती है, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे व्याख्या कहलाता है, बैटरी, मोटर, जनरेटर या गतिमान कोईल मीटर, सही आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों बैटरी जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि बैटरी। दूसरा नंबर अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निकल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है कैलकुलेटर में, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में, ट्रांजिस्टर में, उपरोक्त सभी में, तो सही आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों जो निकल कैडमियम होता है उसका प्रयोग इन सभी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जाती है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि टंगस्टन। दोस्तों टंगस्टन जो होती है वो बल्ब के फिलामेंट में प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीन पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आधार शिले से। दोस्तों जो सबसे लंबी पिन जो होती है उसको आधार शिले से जोड़ना चाहिए, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है खर्च को कम करने के लिए, क्योंकि उपकरण 3 पेज में काम करते हैं, यह सही आंसर होगा इसको दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों चांदी जो होती है वो विद्युत की सर्वोत्तम चालक होती है, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाली पूछताछ जिस धातु की बनी होती है उसका गलनांक कम होता है, गलनांक ज़्यादा होता है, प्रतिरोध अधिक होता है या प्रतिरोध कम होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई यानी कि ए और सी दोनों, यानी कि गलनांक कम होता है और उसका प्रतिरोध अधिक होता है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। एलोजन लेप का तंतु निम्न में से किस में से धातु का बना होता है। दोस्तों जो एलोजन जो होती है उसका तंतु किसका बना होता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि टंगस्टन का और सोडियम का। दोस्तों जो एलोजन जो होती है एलोजन लेप का जो तंतु जो होता है वो टंगस्टन का और सोडियम का मिलकर बना होता है।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, घरेलू विद्युत तार स्थापित होते हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि समांतर क्रम में। दोस्तों जो घरेलू उपकरण जो विद्युत तार जो लगे होते हैं हमारे घरों में वो समांतर क्रम में लगे होते हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि समांतर संबंधन में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? दोस्तों ट्यूबलाइट जो होती है उसमें कौन सी गैस होती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर्गन के साथ में मरकरी वेपर। दोस्तों ट्यूबलाइट जो होती है इसमें आर्गन के साथ में मरकरी वेपर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फ्लोरोसेंट ट्यूब में प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मरकरी और न्यून। दोस्तों जो फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होती है इसमें मरकरी और ल्यून गैस भरी होती है, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? परमाणु को उत्तेजित करके, तंतु को गर्म करके। दोस्तों श्वेत प्रकाश को जो नली में पैदा कैसे करते हैं? तो तंतु जो होते हैं उसको गर्म करके करते हैं। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति प्रभावित नहीं होगी, 4 गुना बढ़ जाएगी या 2 गुना बढ़ जाएगी या घटकर आधी हो जाएगी। तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 गुना बढ़ जाएगी। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 गुना बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। दोस्तों जो ट्रांसफार्मर के प्रयोग होते हैं तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो एसी वोल्टेज जो होती है उसका अपचयन करने के लिए इसका प्रयोग किए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि एसी वोल्टेज जो होती है उसको एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं ट्रांसफार्मर का। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मोबाइल चार्जर होता है एक इन्वर्टर, एक यूपीएस, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर, एक अपचाई ट्रांसफार्मर। दोस्तों मोबाइल चार्जर जो होता है वे एक उपचाई ट्रांसफार्मर होता है। दोस्तों मोबाइल चार्जर एक क्या होता है? तो जो मोबाइल चार्जर जो होता है एक उपचाई ट्रांसफार्मर होता है, तो सही आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपचाई ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा को डिश धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा जो होती है उसको डिश धारा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि रेक्टिफायर। दोस्तों रेक्टिफायर जो होता है वो प्रत्यावर्ती धारा जो होती है उसको डिश धारा में परिवर्तित कर देता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रेक्टिफायर। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है भूकरोड़ के अंदर की चक्राकार धाराएं, इसके केंद्र में मौजूद विशाल चुंबक, या पृथ्वी की बाहर अंतरिक्ष में गतिमान आवेश। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि भूकरोड़ के अंदर चक्राकार धाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति जो होती है वो क्या होती है? तरंग के समान होती है, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों में समान। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो प्रकाश विकिरणों की जो प्रकृति जो होती है वो तरंग और कणों दोनों में समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि ये छोटे कणों से बना होता है, प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है, या प्रकाश अपने चारों ओर से परावर्तित होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य जो होता है वो बहुत छोटा होता है, यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रकाश की गति। दोस्तों प्रकाश जो इसकी गति कितनी होती है? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों प्रकाश जो होती है उसकी गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। दोस्तों प्रकाश का वेग जो होता है वो अधिकतम किस में होता है? तो निर्वात में होता है। दोस्तों प्रकाश का वेग जो होता है वो अधिकतम निर्वात में होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय। तो सूर्य का प्रकाश जो होता है उसको धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 8.5 मिनट। दोस्तों सूर्य का प्रकाश जो है उसको पृथ्वी की सतह तक पहुँचने में उसको 8.5 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो क्षण प्रभावित होते हैं वे हैं तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और वेग और आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और वेग। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तरंग दैर्घ्य और वेग। दोस्तों जब प्रकाश जो है वायु से कांच में जाता है तब उसका तरंग दैर्घ्य और उसका वेग प्रभावित हो जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? तीव्रता या वेग या तरंग दैर्घ्य या आवृत्ति। दोस्तों जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश से ताप ऊर्जा, ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा, या ऊष्मा से गतिज ऊर्जा। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। दोस्तों प्रकाश सजावट के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि नियोन का। दोस्तों प्रकाश सजावट के लिए नियोन का प्रयोग किया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का उदाहरण है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का, या बहुलित अपवर्तन और परिवेक्षण का, विवर्तन और परिक्षेपण का, या ध्रुवण और व्यतिकरण का? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का उदाहरण है। दोस्तों साबुन के जो पतली झाग जो होते हैं वो चमकदार दिखाई देते हैं, क्योंकि बहुलित परावर्तन उसमें व्यतिकरण होता है, इस कारण से चमकदार दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। दोस्तों पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होता है? जब प्रकाश जो है वो हीरे से कांच में जब प्रवेश करता है। दोस्तों प्रकाश जो है वो हीरे से जब कांच में प्रवेश करता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। दोस्तों जो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है उसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तंतु प्रकाश के संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है? प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग या विद्युत तरंग? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रकाश तरंग के रूप में होता है। दोस्तों तंतु प्रकाश के संचार में संकेत जो होते हैं वो किस रूप में प्रभावित होते हैं? तो प्रकाश तरंग के रूप में प्रभावित होते हैं, यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश तरंग। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयोग एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों जो एंडोस्कोप जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मृग मरीचिका का उदाहरण है। दोस्तों जो मृग मरीचिका का उदाहरण है तो प्रकाश का पूर्णांतिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि दोस्तों मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? तो प्रकाश का पूर्णांतिक परिवर्तन का उदाहरण है मृग मरीचिका। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक कटा हुआ हीरा क्यों चमकता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो एक कटा जो हीरा जो होता है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकदार दिखाई देता है। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी वस्तु के त्रिविमीत प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि होलोग्राफी। दोस्तों जो त्रिविमीत चित्र जो होते हैं उसमें होलोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रमन प्रभाव का प्रकाश उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी पारदर्शी माध्यम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि संकेत दुर्बल है, एंटीना दुर्बल है, वायु संकेत को शोषित कर लेते हैं, या पृथ्वी की सतह वक्राकार है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि पृथ्वी की सतह जो होती है वक्राकार होती है, इस कारण से बहुत अधिक दूरी के बाद में जो सिग्नल होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं, यानी कि संकेत नहीं मिल पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य तरंगों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आवर्ती मॉडुलन। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? आवर्ती मॉडुलन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है वे वस्तु के बराबर होता है बराबर है पर उल्टा होता है, ये वस्तु के छोटा होते पर सीधा होता है, या वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। यानी कि जो जो दृष्टिपटल पर जो हमारे चिन्ह बनता है वो वस्तु से छोटा होता है परंतु उल्टा होता है। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि अल्ट्रावायलेट प्रकाश। दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी तारे का रंग दर्शाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ताप को। दोस्तों कोई तारा है तो उसका जो रंग जो होता है उसको ताप को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वायुमंडल में प्रकाश। दोस्तों जो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। दोस्तों वायुमंडल जो उसमें प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, धूल के कण, हीलियम और जल वाष्प। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि धूल के कण। दोस्तों वायुमंडल जो होता है उसमें प्रकाश विसरण क्यों करता है? क्योंकि वायुमंडल में धूल के कण अधिक होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है खालिस्तान
किससे होता है? आयाम से, तरंग दैर्ध्य से, तीव्रता से, वेग से। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि तरंग दैर्ध्य से। दोस्तों जो तरंग दैर्ध्य से जो होता है वो प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है लाल या पीला, नीला और बैंगनी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि बैंगनी। दोस्तों जो बैंगनी रंग जो होता है इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और लाल रंग जो होता है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि बैंगनी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश में, हरा प्रकाश में, लाल प्रकाश में, पीला प्रकाश में। तो नीला प्रकाश, दोस्तों जो नीला प्रकाश जो होता है उसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि नीला प्रकाश। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमें वास्तविक सूर्योदय के कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसी के कारण से जब वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही हमें सूर्य दिखाई देता है, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है अपवर्तन, प्रकाशीय क्रम, व्यतिकरण या उनकी वास्तविक प्रकृति। दोस्तों सेंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अपवर्तन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ वृक्षों द्वारा, कवक द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा या फफूंद द्वारा। तो सेंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा। दोस्तों सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश का संश्लेषण किया जाता है, बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरे बताए हुए क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों इसी प्रकार मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा ये अपने कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।